हे गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं वापस आ गया हूँ एक और वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के बारे में। हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस किए गए थे इस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। पहले मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड देना चाहूँगा इस रेगुलेटिंग एक्ट का। इस रेगुलेटिंग एक्ट का नाम जैसे कि रेगुलेटिंग, किसी चीज़ को रेगुलेट करना, किसी चीज़ को प्रॉपरली मैनेज करना, किसी चीज़ को कंट्रोल करना, किसी चीज़ को अपने सबऑर्डिनेट रखना, इसे कहते हैं रेगुलेटिंग। तो इस एक्ट की वजह से किस चीज़ को रेगुलेट किया होगा? इस एक्ट की वजह से हमने देखा कि जो फंक्शनिंग थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, जो इंडिया में थी, उसे रेगुलेट करने के लिए इस एक्ट को पास किया गया था। हमने जैसे देखा कि इस एक्ट के पहले करप्शन बहुत ज़्यादा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में। दूसरी बात, जो सर्वेंट्स थे कंपनी के, वो प्राइवेट ट्रेड अपना अपना करते थे, जिससे कि कंपनी को भी लॉस होता था और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को रेवेन्यू जाता था उसे भी लॉस होता था। इसी की वजह से, इस एक्ट की वजह से जो प्राइवेट ट्रेड था उसे भी एबॉलिश किया गया। ऐसे कई सारे प्रोविजंस इस एक्ट की वजह से इम्प्लीमेंट किए गए, जिससे कि जो फंक्शनिंग हो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो स्ट्रीमलाइन हो सके, वो रेगुलेट हो सके और वो एक एफिशिएंट मैनर में काम कर सके। तो हम देखते हैं कि क्या क्या प्रोविजंस थे इस रेगुलेटिंग एक्ट के 1773 के। तो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला चेंज हम देखते हैं क्या हुआ था कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल था, अब तक गवर्नर ऑफ बंगाल था वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स ने बहुत सारे चेंजेस भी किए थे। उसने अदालत सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था, हमने देखा है अदालत सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद हम देखते हैं उसका जो टाइटल था गवर्नर ऑफ बंगाल, इसे चेंज करके कर दिया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और इसी की वजह से जो पहला गवर्नर जनरल बना था उसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज वॉरेन हेस्टिंग्स। इसी के साथ साथ एक काउंसिल बनाई गई थी उसके फंक्शनिंग को मॉनिटर करने के लिए और कॉम्प्लीमेंट करने के लिए। वो काउंसिल में 4 मेंबर्स थे और ये गवर्नर जनरल एंड 4 मेंबर, ये दोनों मिलकर मेजॉरिटी के साथ डिसीजंस लेते थे। लेकिन हम देखते हैं कि एज द टाइम पासेस जो फंक्शनिंग थी गवर्नर जनरल और काउंसिल की, ये बराबर से नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि इसमें 2 ग्रुप्स बन गए थे। जो 3 लोग थे वो हमेशा वॉरेन हेस्टिंग्स के खिलाफ वोट करते थे, जिसके वजह से एफिशिएंटली जो ये काउंसिल थी और गवर्नर जनरल थे, ये फंक्शनिंग नहीं कर पा रहे थे। इनमें कॉन्ट्राडिक्शंस होते थे, इनमें बहुत सारे डिस्प्यूट्स होते थे, जिसके वजह से जो गवर्नेंस था वो बहुत ही पुअर वे में काम कर रहा था। इसी की वजह से 1781 में एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट पास किया, जिसमें कि जो ये 4 मेंबर थे काउंसिल के, इसे कम करके 3 मेंबर कर दिया था। अब 3 मेंबर और एक गवर्नर जनरल, ऐसे मिलकर एक गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल बनाते थे। एक और जो कि सुपर इम्पोर्टेंट प्रोविजन है 1773 के एक्ट का, वो है सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट इन कैलकाटा। कैलकाटा में सुप्रीम कोर्ट को एस्टेब्लिश किया गया इन 1774। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एक बॉडी बनाई गई थी जो कि पूरा जो फंक्शनिंग था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसे मॉनिटर करती थी, सुपरवाइज करती थी और गाइड करती थी। इन्हें कहा गया कि ये जो इसके अफेयर्स है, ये जो इसकी फंक्शनिंग है, ये जो इसका काम है, जो भी ये इंडिया में कर रहे हैं, इसे रिपोर्ट करेंगे कहाँ पर? टू द हायर अथॉरिटीज इन इंग्लैंड। एक और काम किया गया, जो ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, इसके जो डायरेक्टर्स थे उनका जो टेन्योर था वो बहुत ही कम था, 1 ही साल था। अगर कोई इंसान 1 साल पहले ही उसका किसी पोस्ट पर अपॉइंटमेंट हुआ है, तो हम देखते हैं कि उसे 3-4 महीने, कम से कम 3-4 महीने तो लगते हैं उस पोस्ट में सेटल होने के लिए, उसके काम को समझने के लिए, उसकी निटिग्रिटीज, इंट्रिकसीज को समझने के लिए। तो हम देखते हैं कि इसकी वजह से जो 1 साल का टेन्योर था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के लिए, ये बहुत ही कम था, जिसकी वजह से रेगुलेटिंग एक्ट ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का जो टेन्योर था उसे 1 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दिया था, जिससे कि अब जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है उन्हें एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम मिलेगा सेटल भी होने के लिए और
प्रॉपरली अपनी जो ड्यूटीज़ उन्हें दी गई है उसे परफॉर्म भी करने के लिए। यही बातें मैंने यहाँ पर लिखी है कि काउंसिल बनाई गई थी 4 मेंबर की, गवर्नर ऑफ बंगाल का टाइटल चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिशमेंट एक्ट कैलकाटा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स उनको रिपोर्ट करने के लिए कहा गया था, उनके अफेयर्स टू हायर अथॉरिटीज इन इंग्लैंड, और टेन्योर बढ़ाकर कर दिया था 4 साल। ओके, आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि जो प्रेसिडेंसीज थी मद्रास और बॉम्बे की, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, ऐसे 3 प्रेसिडेंसीज थी। तो हमने देखा कि जो गवर्नर जनरल था बंगाल का उसको थोड़ी ज़्यादा पावर्स दी गई, उसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो प्रेसिडेंसीज थी मद्रास और बॉम्बे की, इन्हें भी सबऑर्डिनेट कर दिया गया। किसका सबऑर्डिनेट कर दिया गया? इन्हें सबऑर्डिनेट कर दिया गया बंगाल प्रेसिडेंसी का। दे वर मेड सबऑर्डिनेट्स, दे वर ब्रॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी। और एक काम किया गया है कि जो मैंने आपको बताया कि जो सर्वेंट्स थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो लोग चालाकी से अपना अपना प्राइवेट ट्रेड करते थे, इंडिया के ज़मींदार, इंडिया के ट्रेडर्स, इंडिया के नेटिव पीपल के साथ, जिससे कि वो बहुत प्रॉफिट कमाते थे, बहुत ज़्यादा। लेकिन ये प्रॉफिट ईस्ट इंडिया कंपनी को भी नहीं जाता था और ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी नहीं जाता था, तो उनको बहुत लॉसेस हो रहे थे। इसकी वजह से 1773 के एक्ट में प्रोविज़न डाला गया कि जो प्राइवेट ट्रेड होगा कंपनी सर्वेंट्स का उसको प्रोहिबिट किया जाएगा, और प्रोहिबिट किया गया। अब हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के लिए जो प्रोविजंस बनाए गए थे, कि सुप्रीम कोर्ट तो एस्टेब्लिश हो गया, उसके लिए जो स्पेसिफिक प्रोविजंस बनाए गए थे, उसका चीफ जस्टिस कौन होगा, उसका जुरिस्डिक्शन क्या होगा, उसकी पावर्स क्या होगी, और वो कौन से केसेस देखेगा, ये सब चीज़ें अलग से बताई गई थी। वो हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से कौन सी प्रोविजंस बनाए गए थे इस 1773 के चार्टर में। पहली चीज़ हम देखते हैं कि जो मेयर्स कोर्ट था, जो कि एस्टेब्लिश हुआ था कैलकाटा में, उसे एबॉलिश कर दिया गया। पहली चीज़ कि मेयर्स कोर्ट को एबॉलिश कर दिया गया। कहाँ से? कैलकाटा से। किसके बाद? सुप्रीम कोर्ट के एस्टेब्लिशमेंट के बाद। और जो कंपोजिशन था, जैसे आज हम देखते हैं, आज का कंपोजिशन है 1 चीफ जस्टिस एंड 32 अदर जजेस, यानी कि 1 चीफ जस्टिस होगा और 32 अदर जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के। तो उस समय पर जब सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था इंडिया में पहली बार, तो उसका कंपोजिशन क्या था? उसका कंपोजिशन था कि 1 चीफ जस्टिस और 3 अदर जजेस, तो टोटल 4 हो गए। 4 जजेस होंगे, 1 होगा चीफ जस्टिस और 3 होंगे बाकी के जजेस। और ये जजेस थे, ये कौन थे? ये लोग थे बैरिस्टर्स, और इनका एक्सपीरियंस था एटलीस्ट 5 ईयर्स का। जो जजेस थे ये बैरिस्टर्स थे, यानी कि इनको लॉ की जानकारी थी। दे वर एक्सपर्ट्स इन लॉ एंड दे आल्सो हैड एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 5 ईयर्स। इस सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी बनाया गया। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मतलब ऐसा कोर्ट जिसके डिसीजंस जो होंगे वो आप यूज़ कर सकते हो प्रेसिडेंट्स, यानी कि अगर आगे चलकर कोई एक केस आता है जो केस सिमिलर है ऐसे केस से जो पहले भी सुप्रीम कोर्ट में आया था, और सुप्रीम कोर्ट ने एक पर्टिकुलर डिसीजन दिया था उस केस में, तो वही सेम डिसीजन के बेसिस पर आप कह सकते हो कि इस केस में भी सिमिलर डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने देना चाहिए। इसे कहते हैं प्रेसिडेंट्स, कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस को आप प्रेसिडेंट्स की तरह यूज़ कर सकते हो। और इस कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की एक और खासियत है कि इससे जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर है वो कोर्ट के पास आ जाती है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 2 टाइप के होते हैं, सिविल कंटेम्प्ट, क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट तब होता है जब अगर कोर्ट ने कोई डिक्री पास की है, कोई ऑर्डर पास किया है और आप वो फॉलो नहीं कर रहे, तो होता है सिविल कंटेम्प्ट। और क्रिमिनल कंटेम्प्ट होता है जबकि आप ऐसी कोई चीज़ पब्लिश करते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं जिससे कि कोर्ट की अथॉरिटी वो स्कैंडलाइज होती है या लोअर होती है। इफ़ यू ट्राई टू डू समथिंग, इफ़ यू पब्लिश समथिंग विच स्कैंडलाइजेज और डिक्रीजेज द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट, देन दैट कंस्टिट्यूट्स क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। और एक चीज़ होती है, अगर आप जस्टिस हो रहा है, जस्टिस का ऑब्स्ट्रक्शन करते हो, ऐसी कोई चीज़ करते हो जिससे कि जस्टिस ना हो सके, सुप्रीम कोर्ट अपना प्रॉपरली फंक्शनिंग ना कर सके, तो भी क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है। ये भी पावर 1773 के बाद सुप्रीम कोर्ट को दी गई।
और जो जस्टिस ये लोग डिलीवर करते थे जजेस सुप्रीम कोर्ट के, वो होता था ऑन द बेसिस ऑफ गुड कॉन्शियंस एंड इक्विटी। सुप्रीम कोर्ट को एक और पावर दी गई कि वो शेरिफ को अपॉइंट कर सके। ये शेरिफ कौन होता था? ये शेरिफ होता था आज का, आप अगर मिक्स कर लो किसे, मैजिस्ट्रेट को, पुलिस को और एक बेलिफ को, अगर आप इन तीनों को मर्ज कर दो तो एक शेरिफ बनेगा। तो उसकी पावर इन तीनों की मिक्स्ड पावर जैसी होती थी और इस शेरिफ का काम होता था कि वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करे। हम अब देखेंगे कि जुरिस्डिक्शन कैसा था सुप्रीम कोर्ट का। पहले हम देखते हैं सिविल जुरिस्डिक्शन। सिविल जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन था। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन था सुप्रीम कोर्ट का मैजेस्टीज के सब्जेक्ट, यानी कि ब्रिटिश सब्जेक्ट्स। मैजेस्टीज सब्जेक्ट्स यानी कि मैजेस्टी कहाँ की? यूनाइटेड किंगडम की, यानी राजा की, वहाँ के उसके सब्जेक्ट्स जो लोग बंगाल, बिहार या उड़ीसा में रहते थे, जो लोग ब्रिटिश मैजेस्टी के सब्जेक्ट्स थे और जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में रहते थे, उन लोग पे जुरिस्डिक्शन आएगा सुप्रीम कोर्ट का इन सिविल केसेस। दूसरा था जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेंट्स थे, उन पर भी सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन आएगा। किस मैटर्स में? सिविल मैटर्स में। और जो ब्रिटिश सब्जेक्ट्स थे और कोई पर्सन जो कि इन सर्विस है, किसके? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, यानी कि कोई इंसान है जो मे बी इंडियन हो लेकिन वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की सर्विस में है, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के लिए काम करता है, वो एम्प्लॉयड है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आएगा। आगे हम देखते हैं कि जो नेटिव्स थे, लोकल लोग, यानी कि हम इंडियंस ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा, वो लोग भी सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आते थे, सिविल जुरिस्डिक्शन में। क्लियर? यानी कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ओवर मैजेस्टीज सब्जेक्ट्स रिसाइडिंग इन बंगाल, बिहार एंड ओडिशा। BAIC यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सर्वेंट्स, ये भी क्लियर। ब्रिटिश सब्जेक्ट्स और एनी अदर पर्सन, कोई ब्रिटिश पर्सन भी या कोई और पर्सन भी, अगर वो ईस्ट इंडिया कंपनी की एम्प्लॉयमेंट में होगा, वो भी आता होगा सिविल जुरिस्डिक्शन में सुप्रीम कोर्ट के। और नेटिव्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा, वो लोग भी आएंगे सुप्रीम कोर्ट के सिविल जुरिस्डिक्शन में। अब हम देखते हैं क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन। क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन किन किन लोगों पर क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन लगता था सुप्रीम कोर्ट का? पहली बात, ओनली ब्रिटिश सब्जेक्ट्स, ओनली एंड ओनली ब्रिटिश सब्जेक्ट्स पे लगता था। और ये लोग ग्रैंड जूरी यूज करते थे या पेटी जूरी। ग्रैंड जूरी यानी कि 15-16 लोग या 12-15 लोग यूज करते थे जूरी में, या पेटी जूरी यानी कि 5-7 लोग। 5-7 लोग अगर होंगे तो वो माइनर केस होगा, माइनर केस होगा तो पेटी जूरी। 15-17 लोग यानी कि बड़ा केस, मेजर केस, सीरियस क्राइम, तो उसमें ग्रैंड जूरी। और सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं था नेटिव्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा पे। गाइस, नेटिव्स जो बंगाल, बिहार और ओडिशा में रहते थे, उन पर सुप्रीम कोर्ट का क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन नहीं था। अब हम देखते हैं एडमिरल्टी जुरिस्डिक्शन। एडमिरल्टी जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट का नेटिव्स के ऊपर था जो बंगाल, बिहार, ओडिशा और कलकत्ता में रहते थे, और ये जो डिसीजंस देते थे वो पेटी जूरी के साथ देते थे। एक्लीजियास्टिकल जुरिस्डिक्शन। एक्लीजियास्टिकल जुरिस्डिक्शन यानी कि मैटर्स विच आर रिलेटेड टू विल, वसीयत, किसी पर्सन की वसीयत, विल के रिलेटेड जो मैटर्स है उसको एक्लीजियास्टिकल मैटर्स कहते हैं। और उसके लिए जो जुरिस्डिक्शन था वो था ब्रिटिश सब्जेक्ट्स इन बंगाल, बिहार एंड ओडिशा। और इसका काम क्या था एक्लीजियास्टिकल जुरिस्डिक्शन का? इनका काम था कि वो अपॉइंट कर सके गार्डियन या फिर कीपर्स किसी की प्रॉपर्टी को गार्डियन या फिर कीपर अपॉइंट करना, ये एक्लीजियास्टिकल जुरिस्डिक्शन में आता था। और आता था कि ग्रांट प्रोबेट्स ऑफ विल, यानी कि किसी पर्सन की विल है उसे वेरीफाई करना, उसे एक सर्टिफिकेट देना कि ये विल अटेस्टेड है, ये वेरीफाइड है, उसे कहते हैं ग्रांट प्रोबेट्स ऑफ विल। नेक्स्ट हम देखते हैं इक्विटी जुरिस्डिक्शन। जैसे कि मैंने कहा कि ये जो डिसीजंस देते थे वो देते थे ऑन द बेसिस ऑफ गुड कॉन्शियंस, इक्विटी, जस्टिस, वही है टू डिसाइड केसेस ऑन द बेसिस ऑफ गुड कॉन्शियंस, इक्विटी एंड जस्टिस। रिट जुरिस्डिक्शन। रिट जुरिस्डिक्शन आपने सुना होगा, इंडिया में आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के अंडर सुप्रीम कोर्ट और
हाई कोर्ट रिस्पेक्टिवली रिट्स इशू कर सकती है। रिट्स कौन सी है? पहली है मैंडेमस, दूसरी है हेबियस कॉर्पस, तीसरी है सर्शियोररी, चौथी है प्रोहिबिशन और पांचवी है क्वो वारंटो। तो ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गई। देखते हैं रिट के कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट का क्या जुरिस्डिक्शन था। सुप्रीम कोर्ट could issue writs to court and officers subordinate to it. Supreme Court could issue writs to courts and officers subordinate to it. यानी कि जो कोर्ट के ऑफिसर्स होते थे और जो ऑफिसर्स उसके सबऑर्डिनेट यानी कि लोअर जुडिशियरी में जो ऑफिसर्स होते थे उन पर सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू कर सकता था। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अपेलेट सिस्टम कैसा था सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट की अपील कहाँ जाती होगी। आज तो हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट अपेलेट कोर्ट है इंडिया का, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई अपील नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को और कहीं जाके कोई और कोर्ट में जाके अपील नहीं कर सकते। लेकिन उस समय पे कैसा था अपेलेट सिस्टम सुप्रीम कोर्ट का, चलिए देखते हैं। हम देखते हैं इन द मैटर्स ऑफ सिविल केसेस, अगर कोई मैटर 1000 रुपये से ज़्यादा है, इफ़ द मैटर इज अबव 1000 रुपीज़, ये किंग इन काउंसिल को अपील कर सकते थे। यानी कि कोई इंसान है जिसका मैटर 1000 रुपये से ज़्यादा है और वो सेटिस्फाइड नहीं है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से, तो वो किंग इन काउंसिल में जाकर अपील कर सकता है, क्योंकि किंग इन काउंसिल उस समय पर हाईएस्ट अपेलेट कोर्ट था। लेकिन उसे ये अपील करनी होगी 6 मंथ के अंदर जजमेंट के आने के बाद। यानी कि अगर आज जजमेंट आता है तो आज से 6 महीने के अंदर उसे ये अपील करनी होगी। क्रिमिनल केसेस के लिए अपील टू द किंग इन काउंसिल, लेकिन सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा, सुप्रीम कोर्ट खुद डिसाइड करेगा कि अपील मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है ये केस जेन्युइन है, इसमें कोई इंपॉर्टेंट मैटर है और पावर देनी चाहिए इस पर्सन को अपील करने की, कहाँ पर? किंग इन काउंसिल में, तो सुप्रीम कोर्ट खुद डिसाइड करेगा वेदर the appeal is available or not. If the Supreme Court finds that the appeal should be given to the person on the merits of the cases, then only Supreme Court will grant the permission and then the person can appeal to the king in council. वरना अपील नहीं है भाई क्रिमिनल केस में। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट पास हुआ था 1781 में। ये क्यों पास हुआ था? क्योंकि जो कुछ भी इश्यूज थे, प्रॉब्लम्स थी जो अराइज हुई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद, उसे सेटल करने के लिए, इसका नाम ही है सेटलमेंट, कि जो इश्यूज अराइज हुए उसे सेटल करना है। उसी के लिए 1781 में ये एक्ट पास हुआ। देखते हैं इसके क्या प्रोविजंस थे। इसके प्रोविजन थे कि इसने गवर्नर जनरल एंड काउंसिल को इम्यून कर दिया सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से। तो क्या हो रहा था, जो जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट का बताया गया था 1773 के एक्ट में, वो बहुत ही वेग था, बहुत ही कंफ्यूजिंग था। पता ही नहीं चल रहा था कि गवर्नर जनरल उसके जुरिस्डिक्शन में आएंगे या नहीं, और अगर आएंगे भी तो बहुत बार ऐसे हो रहा था कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी हो रहा था, दोनों में टसल्स भी हो रही थी, कॉन्ट्राडिक्शन भी हो रहे थे सुप्रीम कोर्ट के बीच में और गवर्नर जनरल और काउंसिल के बीच में। तो फंक्शनिंग दोनों की भी प्रॉपरली नहीं हो पा रही थी। इसीलिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट में ये डिसाइड किया गया कि गवर्नर जनरल एंड काउंसिल, इनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं होगा, इनको इम्यूनिटी मिल जाएगी सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से। सेकंड प्रोविजन था कि जो पीपल उनके पास, जिनके पास लैंड है और जो एम्प्लॉयड है प्रोविंसेस ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा, वो लोग फ्री फ्रॉम कंट्रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे। यानी कि उन पे भी कोई जुरिस्डिक्शन नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट का। किनके ऊपर? जो लोग लैंडेड क्लास है, जिनके पास ज़मीन है, या फिर जो एम्प्लॉयमेंट में है, कहाँ पर? बंगाल, बिहार एंड ओडिशा में, तो उनके ऊपर भी कोई जुरिस्डिक्शन नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट का। प्रोविंशियल काउंसिल्स जो पहले से मौजूद थी इंडिया में, फंक्शनिंग कर रही थी, उन्हें ये पावर दी गई कि वो डिसाइड कर सके सिविल या क्रिमिनल केसेस एंड गिव इट्स ओन डिसीजन। यानी कि अगर उन्हें लगता है कि इस पर्टिकुलर केस में XYZ डिसीजन देना चाहिए, तो उनको वो पावर दी गई थी। On the merits of the cases, they were free to decide civil as well as decide criminal cases, and they were free to give decision on their own merits. एक और प्रोविजन था कि सुप्रीम कोर्ट की पावर छीन ली गई थी, जिससे अब
1781 के बाद सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट टेक एक्शन अगेंस्ट जुडिशियल ऑफिसर। जो जुडिशियल ऑफिसर्स होते थे उन पर सुप्रीम कोर्ट अभी कोई एक्शन नहीं ले सकती। एक फाइनल प्रोविज़न एक्ट ऑफ सेटलमेंट का 1781 का जो कहता है कि जो सदर दीवानी अदालत है, जो कि बहुत सालों से फंक्शनिंग कर रहा है इंडिया में और जिसमें अपील्स आती है सिविल मैटर में लोअर कोर्ट से, उसको भी एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बनाया गया। मैंने पहले ही आपको समझाया कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है। वैसे ही अब सदर दीवानी अदालत के पास भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की पावर आ गई, जिससे कि प्रेसिडेंट्स, मैंने बताया था प्रेसिडेंट्स, और दूसरी बात कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तो ये दोनों पावर्स सदर दीवानी अदालत को भी अब 1781 के बाद मिल गई। सो गाइज दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये जो टॉपिक है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 और एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता रहता हूँ, सो यू विल गेट रेगुलर अपडेट्स ऑफ माई न्यू वीडियोस। सो प्लीज़ गाइज डू सब्सक्राइब एंड गाइज आई विल टेक योर लीव एंड आई विल मीट यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय। और इस शेरिफ का काम होता है Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.